सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं रोड साइड स्टैंड के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन और समरी को देखने वाले हैं। पूरी कविता आखिरकार कहना क्या चाहती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कविता को अच्छे से समझा, उसके सेंट्रल आइडिया को भी हमने अच्छे से देखा। आज के लेक्चर में उसको पूरा समराइज करेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे स्टेंजा वाइज। एक एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट से, जो कि है पहला समरी। तो गाइज समरी जो है यानी कि सारांश जो है इस पूरी कविता का क्या है, क्योंकि जब हम टुकड़ों में किसी चीज को पढ़ते हैं तो कई बार जो मूल भाव होता है किसी भी कविता का वो मिस हो जाता है। इसलिए उसकी समरी देखने से हम उसे समग्र रूप से समझ पाते हैं कि आखिरकार ये कविता कहना क्या चाहती है। देयर हैज बीन एन एक्सटिंक्शन ऑफ a shed in front by the occupants of a little old house। तो वहां पर एक छोटा सा बढ़ा करके एक एक्सटेंशन यानी किसी चीज को बढ़ा करके एक शेड बनाया गया है फ्रंट बाय, सामने की ओर, द ऑक्यूपेंट्स यानी कि जिसने उस जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि जो उस घर में रह रहा है, ऑफ द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटे से पुराने घर में। फर्दर मोर आगे, दिस एक्सटेंशन इज अराउंड द एज ऑफ द रोड। ये जो एक्सटेंशन है यानी बढ़ा करके जो शेड बनाया गया है वो रोड के किनारे की ओर है। वेयर द पैसेज ऑफ ट्रैफिक टेक्स प्लेस, जहां पर पैसेज मतलब रास्ता बनाता है ट्रैफिक अपने आने जाने के लिए। इट सीम्स लाइक द शेक ओनर वांट टू इम्प्लोर द पासर्स बाय टू परचेज समथिंग फ्रॉम द शेक। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शेक ओनर यानी कि जो रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है वांट्स टू इम्प्लोर का मतलब होता है निवेदन करना। वह निवेदन करना चाहता है, वह प्रार्थना करना चाहता है उन लोगों से, द पासर्स बाय, जो वहां से गुजर रहे हैं, जो वहां के राहगीर हैं, उनसे, टू परचेज समथिंग फ्रॉम द शेक, कि उन्होंने जो छोटा सा दुकान खोल रखी है, छोटा सा स्टैंड लगा रखा है रोड साइड स्टैंड, उसे शेक कहा गया है, वहां से कुछ खरीदें। दीज डिप्रिवेड पीपल, ये वंचित जो लोग हैं, हैव अ ह्यूज डिजायर ऑफ द करेंसी, उनके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है, डिजायर है पैसों को लेकर के कि भाई शहर का कुछ पैसा वो देख सके। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ट्रैफिक गोज पास्ट इग्नोरिंग द शेक, और जो ट्रैफिक है वहां का जो यात्री लोग निकलते हैं वो वहां से पास्ट यानी कि उसके पास से होकर गुजर जाते हैं, इग्नोरिंग द शेक यानी कि उस दुकान को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए। इफ बाय चांस द ट्रैफिक डज स्टॉप, अगर कभी मौके से किसी कारणवश अगर ट्रैफिक जो है वो रुकता भी है, इट वुड कम विथ अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो भी जो शेक ओनर्स है उनके लिए ये जो खबर है, ये जो सूचना है, ये भी डिसअपॉइंटमेंट की, निराशा की एक फीलिंग लेकर के आती है, भावना लेकर के आती है। दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड टू सी द पुअर अनअट्रैक्टिव साइन बोर्ड्स, यानी कि वे लोग जो राहगीर हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब भी वो पुअर यानी कि बेकार सा बना हुआ, अनअट्रैक्टिव जो कि बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, अनाकर्षक है, जिसके प्रति आकर्षण नहीं बनता है, ऐसे साइन बोर्ड्स को जब वो देखते हैं। देयर इज एन ऑफर ऑफ वाइल्ड बेरीज, यानी कि वहां पर जंगली बेरी यानी बेर के जो फूल होते हैं छोटे छोटे लाल वाले, वो बेचने का काम करते हैं। शेक फॉर सेल इन अ वुडन क्वार्ट, एक वुडन यानी कि लकड़ी के बने हुए क्वार्ट में, छाबड़ी के अंदर, या फिर आप कहते हैं छाछले के अंदर, या फिर आप कहते हैं बांस की टोकरी के अंदर, वो वहां पर उन्होंने ढेर लगा रखा है जिसे वो वहां बेच रहे हैं। दिस प्लेस ऑफर्स अ पीसफुल नेचुरल स्टे फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, ये जगह जो है ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही प्रकृतिमय स्टे देती है उन लोगों को जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो इसका पैसे का भुगतान कर सकते हैं। द पोएट बिकम्स एंग्री, और कवि जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, एट दिस एटीट्यूड ऑफ द पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश्ड ट्रैफिक किसे कहा गया है? शहर के जो बड़े समझदार और अच्छे लोग हैं उन्हें पॉलिश्ड ट्रैफिक कहा गया है। उनका ये जो एटीट्यूड है कि भाई ये जो शेक बना हुआ है यहाँ पर रुके, कुछ खा पी ले, कुछ खरीद ले,
वो उसको मतलब बिल्कुल ही ऐसे अनाकर्षक और गंदी नजर से देखते हैं। और ये जब एटीट्यूड कवि देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गुस्सा आता है। एंड आस्क देम टू मूव अहेड, और वह उनसे कहता है कि भाई आप आगे बढ़ते रहिए। द पोएट शोज मोर कंसर्न, कवि जो है यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा चिंता दिखाता है फॉर द सैडनेस ऑफ द शेड ओनर्स, कि जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है इन शेड ओनर्स का, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स है उनका। देन ही डज फॉर द लैंडस्केप, जो कि वो करता है उस लैंडस्केप या उस दृश्य के लिए ब्लेमिश। ब्लेमिश शब्द का क्या अर्थ है? दाग या धब्बा लगाना किसी चीज पर, किसी भी चीज पर दाग या धब्बा, ठीक है। तो ही डज फॉर द लैंडस्केप ब्लेमिश, यानी कि वो वहां पर आता भी है, रुकता भी है, तो उस भूदृश्य को, जो वहां की जमीन है, उसे खराब करने के लिए, उस दृश्य को बेकार करने के लिए रुकता है। ही बिलीव्स दैट दीज पीपल हैव अ लॉन्गिंग टू हैंडल सम सिटी मनी, और कवि जो है वह विश्वास करता है कि ये लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी लॉन्गिंग है, उनकी इच्छा है ना। वैसे लॉन्गिंग के लिए एक शब्द जो आता है जो परफेक्ट लगता है वो लालसा, उनकी लालसा है कि वो हैंडल कर सके, अपने हाथ में महसूस कर सके कुछ शहरी पैसे को। दिस मनी कैन रिड्यूस देयर सफरिंग एज वन कैन सी इन मूवीज, और ये जो पैसा है ये रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है उनकी पीड़ाओं को, जैसा कि हम लोग मूवीज के अंदर, फिल्मों में देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट एंजॉयज पावर, वह राजनीतिक दल जो कि सत्ता में होता है, पावर को एंजॉय कर रहा होता है, इज द वन दैट डिप्राइव्स देम ऑफ अ हैप्पी लाइफ, वही वो लोग होते हैं जो वंचित रखते हैं इन लोगों को एक सुखद जीवन से, यानी वे उनके जीवन में कभी सुख नहीं आने देते हैं, ऐसा कवि को लगता है, कवि ब्लेम करता है। द पोएट मेक्स मेंशन ऑफ द न्यूज, कवि जो है यहां पर मेंशन करता है, उल्लेख करता है न्यूज का, विच पॉइंट्स आउट द रीलोकेशन ऑफ पुअर विलेजर्स टू द विसिनिटी ऑफ शॉप्स एंड थिएटर्स। तो यहां पर जो न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था, पॉइंट आउट किया गया था कि भाई रीलोकेशन किया जाएगा, रीलोकेशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्स्थापना, यानी उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, गांव के लोगों को शहर में लाकर बसाया जाएगा, उन पुअर विलेजर्स का, टू द विसिनिटी ऑफ शॉप्स एंड थिएटर्स, शॉप्स और थिएटर्स और बड़ी बड़ी दुकानें जो शहरों में होती है उनके पास में। देयर वर बिग प्रोमिसेस टू इंश्योर गुड केयर ऑफ देम, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि भैया उन्हें इंश्योर किया जाए, इन्हें अश्योरेंस दिलाया जाए कि भाई इनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। हाउएवर, फिर भी द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, यानी कि सरकारी जो भी ऑथोरिटीज है जिनके पास सारा बल है, बिकेम नेग्लिजेंट ऑफ दीज प्रोमिसेस, वो बिल्कुल नेग्लिजेंट करते हैं, यानी कि नजरअंदाज करने वाले तरीके से रखते हैं इन सारे प्रोमिसेस को। फर्दर मोर, आगे हमारा कवि कहता है, द पोएट इज एंग्री एट दिस बिहेवियर एंड कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स। तो कवि यहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इन लोगों का ये बिहेवियर देख करके कि बड़े बड़े वादे कर दिए, शहर में ले आएंगे, शहर में बसा देंगे, गांव को बेहतर कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते, और इस वजह से वह उन्हें ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि अच्छे कार्य करने वाले लालची लोग कह करके पुकारता है। ही कॉल्स देम बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि शिकार करने वाले जानवर की तरह उन्हें पुकारता है। Who indulge in exploitation of the poor villagers, जो कि पूरी तरीके से शामिल है, मिले हुए हैं, जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो भी अत्याचार किया जा रहा है, जिस भी तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है इन बेचारे गरीब गांव वालों को, उसके लिए पूरी तरह से वो उन्हें जिम्मेदार मानता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पूरी की पूरी कविता जो है उसकी एक समरी है कि कैसे पहले वो उनकी दशा को दर्शाता है, फिर उसके बाद में दिखाता है कि भाई कैसे जो पैसेंजर्स है जो वहां से गुजरते हैं, जो वहां से गुजरने वाला पॉलिश ट्रैफिक है, वो कैसे उन्हें नजरअंदाज करता है, कैसे उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उनसे मतलब बहुत ही घृणित नजर से उन लोगों को देखते हैं। और फिर तीसरी सिचुएशन आती है जहां पर वो पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, और मानता है कि भैया ये सारे लोग मिलकर के, जो बड़ा पैसे वाले लोग हैं, ये सारे मिलकर के जो गरीब गांव वाले हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। स्टेंजा हमारा शुरू होता है, फर्स्ट स्टेंजा द से लेकर के ब्रेड तक हम लोग देखते हैं। तो गाइस, आप लोग अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन की,
तो प्लीज अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए अपने सामने, ताकि आप स्टेंजा वाइज स्टेंजा देख सकें कि कहां पर किस स्टेंजा से कैसे एक्सप्लेनेशन बन रहा है। ठीक है, तो दीज आर द लाइन्स विच बिगिन द पोएम। तो ये वे पंक्तियां हैं जिससे हमारी कविता प्रारंभ होती है। अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम बिगिंस विथ इंट्रोड्यूसिंग अस टू द लोकेशन एंड सम डिटेल्स ऑफ द रोड साइड ओपन शॉप। कविता जो है वो शुरू होती है जहां पर वो परिचय देता है, इंट्रोड्यूस करता है हम लोगों से उस स्थान को, लोकेशन को, और कुछ डिटेल देता है रोड साइड स्टैंड की, यानी रोड साइड में, रोड के पास में जो खुली हुई दुकानें होती है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करता है। A small new shed was extended from a small old house। एक छोटा सा नया शेड बताया था कविता के टाइम में भी, जैसे ये घर बना हुआ है, यहाँ से रोड निकल रही है, तो यहाँ पर दो खंबे लगा करके और यहाँ से एक शेड बाहर निकाला गया है जिसके नीचे यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, दुकान लगा रखी है। Was extended from a small, एक छोटे से पुराने घर से। It stood at the road side, और ये जो शेड है ये रोड की तरफ निकला हुआ है। Which a lot of traffic move, ऐसा रोड जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता हो। This roadside stand waited desperately for customers, और ये रोड साइड स्टैंड जो है ये इंतजार करता है बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होके, कि भाई बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर के, फॉर कस्टमर्स टू स्टॉप, कि वहां आकर ग्राहक रुकेंगे, एंड मेक अ परचेज, और हमसे कुछ खरीदेंगे। हाउएवर, फिर भी द ओनर वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी चैरिटी, यानी कि इस दुकान का मालिक जो है वो कोई दान नहीं चाह रहा है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा है कि कोई आके दान में मुझे कुछ दे जाए। फॉर ही वॉज अ पुअर येट सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन, भले ही वह गरीब है लेकिन फिर भी वह एक आत्मसम्मानी व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आत्मसम्मान है। वह किसी से भीख नहीं मांग रहा शहर वालों से कि भाई आओ मुझे भीख दो, नहीं, भीख नहीं चाहिए, और भीख की कोई लालसा है भी नहीं। लालसा किस चीज की है, इच्छा किस चीज की है? तो इच्छा एक छोटी सी चीज की है कि भैया हम यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, शहरों में आप जो खाते हो केमिकल वाला, उससे अलग जो ताज़ा और अच्छे फल फ्रूट हैं वो हम यहाँ पर बेच रहे हैं, सब्जी हम यहाँ पर बेच रहे हैं, आप हमसे कुछ खरीद लीजिए। ठीक है, तो वो उनको कुछ पैसा मिलेगा तो उससे उन्हें मदद हो जाएगी। सेकंड स्टैंजा हमारा शुरू होता है बट से लेकर के रॉन्ग तक। ठीक है, और इसका रेफरेंस जो है पूरी कविता में एक समान चलेगा। ये लाइंस जो है हमारी कविता से ली गई है, अ रोड साइड स्टैंड, और इसके कंपोज करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट हियर पॉइंट्स आउट द स्टैंड ओनर्स कंसर्न। कवि जो है यहां पर दर्शाता है, पॉइंट आउट करता है जो उस स्टोर का मालिक है उसके कंसर्न को, उसकी चिंता, कि उसके मन में क्या चिंता है। एंड एक्सप्लेन्स, और व्याख्या करता है, व्हाई ही डिड नॉट गेट इनफ बिजनेस ऑन द रोड साइड, कि ऐसा क्यों है कि रोड साइड पर होने पर भी उसे पर्याप्त बिजनेस नहीं मिलता, यानी पर्याप्त लोग उसकी रोड पर, उसके दुकान पर रुक करके और सामान उससे नहीं खरीदते हैं। The stand by the roadside expected to earn some money from its wares। तो यहाँ पर जो स्टैंड पे, रोड साइड स्टैंड पर, जो रोड साइड पर स्टैंड लगा हुआ है, दुकान लगी हुई है, वो एक्सपेक्ट करता है, अनुमान लगाता है या चाहता है, इच्छा करता है, टू अर्न सम मनी, कि कुछ पैसा कमा सके, फ्रॉम इट्स वेयर्स, यहां से जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे। दिस वुड बी अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कैश दैट मेक्स सिटीज, अर्बन सेंटर्स सर्वाइव एंड ग्रो। और जो पैसा वो चाहता है, वो चाहता है कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट उसका मुझे चाहिए, उस कैश का, जितना शहर के लोग बनाते हैं सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए। एंड सेव्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग लाइक अ विदरिंग फ्लावर, और उन्हें बचा सकें कि बिल्कुल मुरझाते हुए पुष्प को जैसे बचाया जाता है वैसे ही उसे भी बचाया जा सके, उन ग्रामीण लोगों को भी बचाया जा सके। तो मतलब शहर में जो लोग बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं वो इतने बड़े पैसे की या बहुत ज़्यादा पैसे की उम्मीद नहीं करता, वो चाहता है कि भाई थोड़ा सा ही पैसा मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने जीवन को चला सकूं, जीवन यापन कर सकूं। बट अलास, अलास हमेशा दुख का एक्सप्रेशन देता है, लेकिन दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है। The rich and ambitious motorist passed from there, lost in their thoughts of their next venture। कि जो अमीर और एम्बिशियस लोग कौन होते हैं? जिनके मन में कोई कार्य करने की लालसा या इच्छा होती है, बड़ा अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो एम्बिशियस लोग कहलाते हैं। मोटरिस्ट, जो
मोटर में यानी कार में वहां से पास होते हैं, वहां से गुजरते हैं, फ्रॉम देयर लॉस्ट इन देयर थॉट्स, अपने ही ख्यालों में खोए हुए, ऑफ देयर नेक्स्ट वेंचर, कि उनका अगला कार्य क्या होगा। एंड इवन इफ समवन स्टॉप देयर, और अगर कोई वहां रुकता भी है, ही लुक्ड एट द गैरिश incongruous hoardings that married the lovely countryside landscape, तो वह वहां पर बहुत ही गंदे से बुरे से होर्डिंग्स को देखते हैं। होर्डिंग्स मतलब सड़क के साइड में जहां पर ऐसे बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं, उनको होर्डिंग्स कहा जाता है। दैट मैरिड, जो कि बर्बाद कर रहे हैं, बुरा दिखा रहे हैं उस प्यारे से ग्रामीण क्षेत्र के लैंडस्केप को, भूदृश्य को। सम स्टॉप्ड टू चेक डायरेक्शन, कुछ लोग वहां रुकते हैं कि अपनी दिशा को जांच सके। बिकॉज द साइंस हैड टर्न अपसाइड डाउन, क्योंकि जो साइन, जो बिलबोर्ड वहां लगे हुए हैं, वहां पर जो चिन्ह बताया गया है रोड का, वो उल्टा हो गया। मान लीजिए कि एक अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि अगर मैंने एक चिन्ह देखा जो ऐसा लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अब हवा की वजह से, किसी भी कारण से, बहुत लंबे समय से इसका ध्यान नहीं रखा गया, तो ऐसे बोर्ड लगा हुआ है कि आपको इधर से आगे मुड़ना है, लेकिन वो मुड़ करके कैसा हो गया, वो मुड़ करके मान लीजिए कि ऐसा हो गया। अब सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। तो ये अपसाइड डाउन जो है, ये ऐसे साइन जो है वो मुड़ जाते हैं या इतने गंदे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हमें जिस रास्ते पे जाना है वो रास्ता किधर है। अगला हमारा स्ट्रेंजा आता है ऑफर्ड से लेकर के अलोंग तक का स्ट्रेंजा हम देख रहे हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके रचयिता, रचनाकार जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द पोएट हियर डिस्क्राइब्स द वेयर्स दैट वर ऑन सेल एट द रोड साइड स्टैंड। वो सारी वस्तुएं, वो सारी की सारी वस्तुएं जो उन्होंने रोड साइड स्टैंड पर बेचने के लिए लगा रखी है, उनके बारे में दर्शाता है। द रोड साइड स्टॉल या स्टैंड आप कह लीजिए, सोल्ड वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर जो होते हैं, वो जो श्रब या झाड़ियों से निकलते हैं, हम सभी जानते हैं, हम इंडिया में रहने वाले हम लोग, अंग्रेज नहीं है कि हमें नहीं पता, है ना। कैप्ट इन वुडन क्रेट्स, जिन्हें वुडन क्रेट्स में रखा जाता है। स्क्वाश, जो एक तरह की लौकी होती है मुड़ी हुई, जिसपे छोटे छोटे कांटे टाइप भी होते हैं। दैट हैड ट्विस्टेड नेक्स, जिनकी मुड़ी हुई गर्दन होती है। एंड गोल्डन कलर्ड, और गोल्डन कलर की होती है, दिखने में सुनहरे रंग की। विथ सिल्वरी स्पॉट्स, उन पे छोटे छोटे सिल्वरी जैसे स्पॉट्स यानी चांदी जैसे स्पॉट लगे हुए होते हैं। एंड ऑल दिस वॉज सोल्ड इन ब्यूटिफुल सराउंडिंग, और ये सारी चीजें बहुत ही सुंदर सराउंडिंग में बेची जा रही है, ऐसे माउंटेन वाले इलाकों में बेची जा रही है जहां पर आसपास का जो भूदृश्य है, जो अगर आप देखोगे, सीनरी देखोगे, तो वो बहुत ही प्यारी सीनरी है। द स्टॉल ओनर न्यू दैट द मोटरिस्ट हैड प्लेंटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे स्टैंड स्टॉल का जो ओनर है वो अच्छी तरीके से जानता है कि मोटरिस्ट जो है, कार में जो लोग यहां से आ जा रहे हैं, उनके पास काफी पैसा है। बट दे वर मिजरली इन बाइंग फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स, लेकिन वो ना के बराबर ही वो फार्म के, यानी कि जो फार्म हाउस पे जो उगते हैं, वो फ्रेश प्रोडक्ट खरीदते हैं। वाइल दे वुड स्पेंड माइंडलेसली ऑन ट्रिविल एंड अननेसेसरी थिंग्स, बल्कि वो बड़ी बड़ी चीजों पर, जो उन्हें थ्राइव करे उन चीजों पर, या अननेसेसरी अनावश्यक चीजों पर वो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते रहते हैं। He then got a little annoyed, वह तब थोड़ा सा नाराज हो जाता है। एंड टोल्ड द मोटरिस्ट, और मोटरिस्ट से कहता है टू कीप देयर मनी, के अपना पैसा अपने पास रखो, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहो, यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेंजा क्या कहता है, द हर्ट से लेकर के एक्सपेंड तक का हम अगला स्टेंजा देख रहे हैं। देखो गाइस, क्या होता है कि जब हम, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, आप देखिए, वो आपका लुकआउट है, कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक का हाथ यूं है और एक का हाथ यूं है, और ये परमपिता की बहुत ही बड़ी कृपा है कि आपका हाथ यूं है। तो जब तक आपका हाथ यूं है, तब तक आप किसी ना किसी की कुछ ना कुछ सहायता कर सकते हैं, सहायता के स्वरूप उसे कुछ ना कुछ दे सकते हैं। भगवान ना करे, टचवुड, ऐसा कभी आपके साथ ना हो, लेकिन अगर आपका हाथ यूं से जिस दिन यूं हो गया, उस दिन आप इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो बात कही जा रही है, ये बात बहुत हल्की बात नहीं है, बहुत आसान बात नहीं है। इस बात को समझ पाना और ऐसे व्यक्ति के मुख से ऐसी व्यथा को समझना या सुनना बहुत ही पीड़ादायक होता है, कि जब उसे बहुत कम आवश्यकता है आपसे मदद की,
जितना आप शहरों में उड़ाते हैं उससे बहुत ही कम राशि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उसका अनुमान है कि इतना, कम से कम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, और वह भी जब उसे नहीं मिलता है ना। तो बस वही पीड़ा इस लास्ट stanza में हम लोगों ने देखी, और इसीलिए वो लास्ट में कह देता है कि चलो भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इतना जलील करके, इतना परेशान करके और इतना दुखी करके अगर पैसा दे भी दोगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा तुम्हारा पैसा, पकड़ो तुम्हारा पैसा, निकलो यहाँ से। These lines are taken from the poem। ये लाइन जो है ये पोएम से ली गई है, A Roadside Stand से, जिसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The poet now dwells upon the real complaint of the owner of the roadside stand। यहाँ पर अब ये बात करता है जो वास्तविक शिकायत है ओनर की, जो रोड साइड स्टैंड पर बैठा है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स, और ये भी साथ ही साथ व्याख्या करता है, वाई ही वॉन्ट्स द मनी फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स, कि शहर के जो लोग हैं जो यहाँ घूमने आते हैं उनसे वह क्यों पैसा चाहता है। The poet says that he has no problem with garish, artless paint on the road which spoils the beauty of the surroundings। तो पोएट यह कहता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाला व्यक्ति है ना, इसको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जो गैरिश या आर्टलेस पेंट है रोड पर, जो कि स्पॉइल कर रहा है पूरे के पूरे उस सराउंडिंग की ब्यूटी को। रेदर, बल्कि ही इज कंसर्न्ड विद द ट्रस्ट, उसकी जो चिंता का विषय है वो है वह विश्वास, दैट द विलेजर्स हैव इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि वह विश्वास जो लोगों को, जो सरकारी ऑफिशियल्स है उनमें जो विश्वास है। बट दिस ट्रस्ट इज नेवर रेस्पेक्टेड, लेकिन ये जो विश्वास वो लोग करते हैं इसका कभी भी सम्मान नहीं किया जाता। विच रिजल्ट्स इन सॉरो टू द साइलेंट पुअर पीपल, जो कि साइलेंट यानी चुपचाप रहने वाले गरीब लोगों के दुख का कारण बन जाता है। यानी कि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की वजह से ये ग्रामीण और बेचारे लोग जो हैं, इनके जीवन में नतीजा ये निकलता है कि उनका जीवन दुख से भर जाता है या परिपूर्ण हो जाता है। द स्टॉल ओनर सेज दैट इट इज नॉट ग्रीड विच मेक्स हिम वांट टू अर्न मनी। तो यहां पर स्टॉल ओनर कहता है कि भैया उसके मन में कोई लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाना चाहता है। ही हैज मेड दिस स्टॉल फार फ्रॉम द सिटी बाय द रोड साइड टू अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स। वह कहता है कि शहर से बहुत दूर आकर के उसने ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया है वो इसलिए बनाया ताकि वो कुछ पैसा कमा सके शहर से घूमने आने वाले लोगों से, सो दैट ही मे हैव अ टेस्ट ऑफ मनी, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट ले सके उस मनी का, थोड़ा सा देख सके, जान सके, चख सके उस मनी को। एंड सी, और देख सके, इफ इट, वह मनी जो है, मेक्स हिम एज वेन एंड थॉटलेस एज द सिटी पीपल आर। क्या प्यारी बात कही है। और वही देखना चाहता है कि भैया कि जो पैसा है, जिसकी वजह से, ये जो पैसे की तो गर्मी है, तो इस पैसे की वजह से जैसे शहर के लोग वेन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और थॉटलेस हो जाते हैं, बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, एज द सिटी पीपल आर, जैसा कि वास्तविकता में शहर के लोग हैं। क्या वो पैसा उन्हें भी वैसा ही बना देगा? तो उस चीज को देखने के लिए वो थोड़ा पैसा हाथ में चाहता है। एंड से लेकर के एनी मोर तक का अगला हमारा स्टेंजा है, और ये जो स्टेंजा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगा। These lines are extracted from the poem A Roadside Stand composed by Robert Frost। The poet further elaborates का मतलब व्याख्या करता है what the city money is expected to do for the rural folk, कि भाई ये जो शहर का पैसा है, शहरी पैसा है, ये क्या करता है रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। He also describe what the politicians are planning to do for, और भाई ये भी व्याख्या करते हैं कि भाई शहर जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं फॉर दीज सिंपल, इन साधारण हार्डवर्किंग पीपल, कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के लिए, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पर इन लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या पॉलिटिशियंस केवल इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो झंडे गाड़ेंगे तो झंडे गाड़ भी रहे या नहीं गाड़ रहे, इस स्टेंजा में हमें पता चलेगा। द स्टॉल ओनर्स फर्दर सेज दैट ही वंडर्स इफ दिस मनी वुड गिव देम अ काइंड ऑफ लाइफ शोन इन मूवीज। तो आगे जो स्टॉल ओनर है वो कहता है कि वह सोचता है, विचार करता है कि क्या ये पैसा जो है उन्हें वैसा जीवन दे देगा जैसा जीवन पिक्चरों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। द कंफर्टेबल लाइफ, वो आरामदायक जीवन, that the politicians are deliberately denying them,
वह जीवन जो पॉलिटिशियन उन्हें देने से जानबूझकर हमेशा मना करते रहते हैं, या वो जीवन वो पॉलिटिशियंस इन लोगों का कभी भी ऐसा आरामदेह जीवन नहीं होने देते। He has heard the news that all the poor helpless villagers are to be resettled closer to the cities near theaters and markets। उसने हमेशा से ये सुना है समाचार में कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी निस्सहाय लोग हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है विलेजर्स की, उन्हें रीसेटल किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा शहरों के पास में, जहां थिएटर्स होंगे, सिनेमा घर होंगे या फिर मार्केट्स होंगे उसके पास में। दिस वॉज सपोज टू बी अ मर्सी ऑन देम। अगर ऐसा होता है तो इसे उनके ऊपर एक दया माना जाएगा। फॉर देन, और तब, दे वुड नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट देयर सस्टेंस एनी लॉन्गर। और उसके बाद उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपनी आजीविका के लिए बहुत ज्यादा। सस्टेंस का मतलब जिससे वो अपने आप को सस्टेनेबल रख सकें, एक सामान्य जीवन, 2 वक्त की रोटी, तन रखने के लिए कपड़ा, सर के ऊपर छत, ऐसा एक सामान्य जीवन वो जी सके, उसकी उन्हें और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कैसे हम ऐसा जीवन जिएंगे। वाइल से लेकर के वे तक का हमारा अगला स्टैंजा होने वाला है। These lines are extracted from the poem A Roadside Stand। इन पंक्तियों को हमारी कविता रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके रचनाकार, रचयिता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। The poet here warns these simple villagers about the kind of changes their life would undergo if and when they are relocated to the city outskirts। तो पोएट जो है यहाँ पर वॉर्न करता है, यानी कि चेतावनी देता है कि भैया आप लोग चाहते तो हो कि शहर के बाहरी क्षेत्र में आपको ले जाकर के बसाया जाए, तो इन सिंपल विलेजर्स को चेतावनी देता है कि किस तरह के परिवर्तन उनके जीवन में आएंगे अगर और जब उन्हें जाकर के रीलोकेट कर दिया जाएगा शहरों के पास में। आउटस्कर्ट होता है, जैसे ये शहर बसा हुआ है तो इसका ये वाला जो क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र जो है, इसको आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। तो सिटी के आउटस्कर्ट पर जब वो बसेंगे तब उनके साथ होगा क्या वास्तविकता में। द पोएट सेज दैट व्हेन द रूरल फोक्स आर लोकेटेड टू द सिटी आउटस्कर्ट देयर लाइव्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय दोज ग्रीडी so called well-wishers who will exploit them like flesh-eating wild animals। तो कवि यहां पर कहता है कि जब ये ग्रामीण लोग, रूरल फोक का मतलब है ग्रामीण जन, आर रीलोकेटेड, जब इन्हें रीलोकेट किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा सिटी के, शहर के बाहरी क्षेत्र में, देयर लाइफ वुड बी कंट्रोल्ड, तो उनके जीवन को नियंत्रित किया जाएगा बाय दोज ग्रीडी, उन लालची, और सो कॉल्ड, तथा कथित बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब कहने को तो वेल विशर्स होंगे, कहने को तो वेल विशर्स होंगे, लेकिन वास्तविकता में कैसे हैं, वो ग्रीडी लोग हैं। हु विल एक्सप्लॉइट देम, जो कि उनको बर्बाद करेंगे, उनका गलत नाजायज फायदा उठाएंगे, लाइक फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, मांस खाने वाले जंगली जानवरों की तरह। दीज प्रेडेटर्स विल बर्डन देम फोर्सिबली विथ सच बेनिफिट्स दैट विल पुट देम इनटू अ क्लम्बर ऑफ स्लॉथ एंड डल देयर माइंड्स। ये जो प्रेडेटर्स हैं, ये जो बुरा कार्य करने वाले लोग हैं, ये बर्डन कर देंगे उन्हें फोर्सिबली, जबरदस्ती, ऐसे बेनिफिट दे करके जिसकी वजह से उनके जीवन पर एक ऐसा बोझ आकर के पड़ जाएगा कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उनके माइंड जो हैं, उनके दिमाग जो है पूरी तरीके से डल हो जाएंगे। डल हो जाएंगे मतलब सोचने समझने की सारी शक्ति खो देंगे, है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक व्यक्ति ज्यादा सोचे विचारे बिना किसी भी स्थान पर, मान लीजिए ईंट के भट्टे में काम कर रहा है, या खेतों में काम कर रहा है, या कहीं पे भी ऐसा काम जो मजदूरी का हो, हार्ड वर्क, लेबर का काम हो, शारीरिक परिश्रम का काम हो, ऐसे लोगों को मतलब चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, ऐसे लोगों को नशे की आदत डाल दी जाती है। किसी ना किसी प्रकार का नशा उन्हें कराना शुरू कर दिया जाता है। तो बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बस वो सुबह सुबह नशा कर लेंगे और दिन भर जो सेठ जी कहेंगे वो काम करते रहेंगे। तो इस प्रकार का जीवन हो जाता है ना। तो उस चीज को यहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। देन दीज हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल विल बिकम इंडोलेंट एंड डू नो वर्क स्लीप ऑल डे। उसके बाद ये कठिन परिश्रम करने वाले और ईमानदार लोग जो हैं वो कैसे बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आलसी,
वो बन जाते हैं निष्क्रिय। वो निष्क्रिय और आलसी बन जाते हैं और निष्क्रिय और आलसी बन करके कोई कार्य नहीं करते और दिन भर सोते रहते हैं। एंड टॉस अबाउट स्लीपलेस नाइट्स, और उन्हें फेंक दिया जाता है, पटक दिया जाता है ऐसी रातों में जहां वो पूरी रात सो नहीं पाते। दिस इज द चेंज दैट दीज पीपल वुड एक्सपीरियंस, तो यही वो अंतर होगा अपने जीवन में जो ये लोग अनुभव करेंगे। विच विल डिस्ट्रॉय देयर एज ओल्ड वे ऑफ लाइफ, जो बहुत पुराने समय से उनका जो जीवन जीने का तरीका चला आ रहा है, जिस जीवन जीने के तरीके से वो हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो जीवन या जीवन जीने का तरीका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं एक कोई लेक्चर सुन रहा था, पता नहीं किसका था, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको लोगों को अपने हिसाब से काम करवाना है ना, तो उनकी लाइफ का कल्चर चेंज कर दो। उस सभ्यता से या जिस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं ना, उस जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन करो। उन जीवन जीने के जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जो है, उसको चेंज कर दो। अपने आप वो व्यक्ति बाकी चीजों में चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले एक बहुत अच्छी परंपरा होती थी कि भाई सूर्योदय से पहले हम सबको उठ जाना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं। संडे क्या छुट्टी होती है? क्या है संडे? कुछ नहीं। पहले ऐसा जीवन था। फिर धीरे धीरे लोगों ने हमारे जीवन में आलस को लाने के लिए संडे को इंक्लूड करा, अलग अलग छुट्टियों को इंक्लूड करा, अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करा, हमारे जीवन जीने के तरीके में, शैली में परिवर्तन किया कि भाई लेट नाइट मूवीज़ देखना बहुत अच्छा होता है। 9 बजे से 12 बजे का मूवी का शो सबसे ज़बरदस्त होता है। लोगों ने हमें ये सिखाया, तो फिर लोग 9 से 12 मूवी देखने जाने लगे। अब जो 9 से 12 मूवी देखने जा रहा है वो सुबह 3:30 4 बजे 5 बजे नहीं उठेगा, वो लेट उठेगा। तो धीरे धीरे क्या लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज होगी, कल्चर जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे आपके जीवन के आउटकम्स भी चेंज होने लगेंगे। आपके जीवन से जो भी आप परिणाम हासिल करना चाहते हैं उनमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहां पर कवि बता रहे हैं। समटाइम्स से लेकर के प्रेयर तक की हमारा स्टेंजा है। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट हियर ब्रिंग्स आउट द डीप डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एंड अनफुलफिल्ड डिजायर। तो यहां पर कवि अपने मन की बात बताएगा कि उसके मन में बहुत ही गहरी निराशा है, क्योंकि अनफुलफिलमेंट डिजायर, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही। दैट एफ्लिक्ट्स द लोनली रोड साइड स्टैंड एंड इट्स ओनर, जो कि बहुत ज्यादा विपरीत रूप से प्रभावित करता है उन बेचारे अकेले पड़े हुए रोड साइड स्टैंड को और उनके ओनर्स को, उनके मालिकों को। द पोएट सेज हियर, यहां कवि कहता है, दैट ही फील्स ही कैन नो लॉन्गर बियर द इनोसेंट होप ऑफ दीज सिंपल विलेजर्स दैट इज नेवर फुलफिल्ड। तो वह कहता है कि भाई वह महसूस करता है कि वह इस बात को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये जो इनोसेंट होप है, ये जो मासूमियत से भरी हुई उम्मीद है इन लोगों के बीच में, इन साधारण ग्रामीण लोगों के बीच में, वह कभी भी फुलफिल्ड नहीं हुई है। ही इज पेन्ड एट द साइलेंट सैडनेस दैट लाइज हैवी एट द विंडो ऑफ द रोड साइड स्टैंड शॉप दैट रिमेन्स ओपन ऑल डे। तो ऐसी जो दुकानें होती है ना, वो दुकानों में क्या होता है, खिड़कियां बनी हुई होती है, उन खिड़की से ही सामान खरीदा और बेचा जाता है। तो वह कहता है कि भैया उसको बहुत ज्यादा पीड़ा है, दर्द है इस बात से कि साइलेंट सैडनेस जो है, यानी कि चुप्पी में जो एक दुख महसूस हो रहा है, जो कि हैवी है, बहुत ही भारी है। द विंडोज ऑफ द रोड साइड शॉप, जो उन विंडोज में से झांकती है, देखती है उन रोड साइड शॉप पे, दैट रिमेन्स ओपन ऑल डे, जो कि पूरे दिन खुली रहती हैं, अवेटिंग बिजनेस एंड सकर इन अ प्रेयर दैट कैन बी हर्ड बाय एनी सेंसिटिव मैन, जो कि इंतजार करते रहते हैं कुछ बिजनेस का या किसी ग्राहक का प्रार्थनात्मक रूप से, जो कि सुना जा सके किसी सेंसिटिव मैन के द्वारा, कोई संवेदनशील आदमी हो जो उनकी इस पुकार को सुने। Who happens to pass by on that road, जो बाय चांस किसी कारणवश उस रोड से वहां से गुजर रहा हो। फॉर से लेकर के बाउंड तक का हम लोग देखने वाले हैं। These lines are extracted from the poem A Roadside Stand composed by Robert Frost. The poet tells us in these lines how the stand owners patience, स्टैंड ओनर कौन है हमारा, जो भी रोड साइड स्टैंड है उसका मालिक, उसके पेशेंस, उसके धैर्य के बारे में बात करता है कि कितना धैर्यवान है वो। इज फर्दर टेस्टेड, और आगे उसकी जांच की जाती है बाय मोटरिस्ट के द्वारा, हु डू स्टॉप देयर, जो वहां रुकते तो हैं
बट नॉट टू बाय एनीथिंग, लेकिन कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकते। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रुकेंगे पता पूछने के लिए, भैया पेट्रोल कहाँ मिलेगा, पेट्रोल पंप क्या है, या इस गांव का रास्ता किधर जाता है, ये पूछने के लिए। तो ऐसा जब व्यक्ति जब दिन भर से इंतजार कर रहा होता है, दोपहर की 3 साढ़े 3 बज रही होती है, वो भी जून के महीने में, मई जून के महीने में, भरी दोपहर के अंदर वो बैठा है, इंतजार कर रहा है कोई तो आएगा कुछ सामान खरीदने के लिए। उस समय एक आदमी, एक मोटर वाला आता भी है, वहाँ रुकता भी है, और रुक करके जैसे वो उसे आते हुए देखता है और रुकते हुए देखता है, उसको लगता है अच्छा चलो भाई एक तो ग्राहक आया सुबह से, कुछ तो खरीदेगा। और वो आके पूछता है भाई साहब यहाँ पेट्रोल कहाँ मिलेगा? तो ओनर की भी इच्छा होगी भाई तू जा रे यार, तो प्लीज जा, वैसे ही माथा खराब है, सुबह से बैठा हुआ और तू और फालतू बात कर रहा है। द स्टैंड ओनर वेट्स फॉर एन इंडिकेशन ऑफ अ स्टॉपिंग कार। तो स्टैंड ओनर जो है वो इंतजार करता है कि कोई भी इंडिकेशन, कोई भी ऐसा छोटा चिन्ह दिखे जिससे उसे पता चले कार रुक रही है। द साउंड ऑफ ब्रेकिंग व्हील्स, यानी कि पहियों पर ब्रेक लगने की आवाज। द आइडलिंग ऑफ एन इंजन, या इंजन के रुकने की आवाज। बट ऑफ ऑल द थाउजेंड्स ऑफ अनफीलिंग, लेकिन ये जितनी भी हजारों अनफीलिंग्स हैं, सेल्फ सेंटर्ड कार, और जो आत्म केंद्रित कारें हैं, दैट पास दैट वे, जो उस रास्ते से गुजरती हैं, जस्ट वन स्टॉप्स टू आस्क द प्राइजेस ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस। वो केवल रुकते हैं और रुक करके पूछते हैं कि भैया कितने का बेच रहे हो, सामान कितने का दे रहे हो। अनदर स्टॉप्स, और दूसरी कार आती है वो रुकती है, बट ओनली टू साइकिल थ्रू द यार्ड टू टर्न अराउंड। तो पास में जो छोटा सा एक खाली स्थान है सड़क के पास में, जहां पर ये स्टैंड लगा हुआ है, ये घर है, इसके पास में रुकते हैं केवल और केवल यू टर्न लेने के लिए। अपरूटिंग द ग्रास, और यहां पर जितनी भी ग्रास बनी लगी हुई है उसको उखाड़ने के लिए रुकते हैं, ठीक है। अपरूटिंग द ग्रास विथ इट्स हार्टलेस टायर्स। हार्टलेस मतलब बिल्कुल हृदयहीन, जिनके मन में कोई भावना नहीं है, ऐसे टायर्स से। Yet another car stops, फिर भी दूसरी कार रुकती है, but only to ask where that road led to, ये पूछने के लिए भैया ये रोड किधर जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है ये रोड। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर एंड से लेकर के कंप्लेंट तक। These lines are extracted from the poem A Roadside Stand। ये पंक्तियां जो है ली गई है रोड साइड स्टैंड से, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसको लिखने वाले हैं। द पोएट कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट अनदर मोटरिस्ट, और पोएट जो है लगातार आगे भी बात करता रहता है दूसरे मोटरिस्ट के बारे में, जो दूसरा कार संचालक है उसके बारे में। हु डज स्टॉप, वो भी रुकता है, बट अगेन फिर से नॉट टू बाय द वेयर्स, यानी कि जो सामान वह बेच रहा है स्टैंड पे उसे खरीदने के लिए नहीं। एंड देन द पोएट गोज ऑन टू एक्सप्लेन व्हाई द रूरल फोक कंटिन्यू टू लिव इन परपिचुअल वांट, यानी कि यहां पर फिर कभी आगे और एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये जो ग्रामीण लोग हैं ये एक परपिचुअल वांट के अंदर, यानी हमेशा इनके मन में जिज्ञासा या इच्छा बनी ही रहती है, ऐसी स्थिति में क्यों रहते हैं कि इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अनदर मोटरिस्ट स्टॉप बाय बट ओनली टू आस्क इफ द शॉप सोल्ड पेट्रोल, केवल इतना पूछने के लिए कि भैया आप पेट्रोल बेचते हो क्या। फॉर ही वॉन्टेड टू बाय अ गैलन, क्योंकि वह एक गैलन पेट्रोल खरीदना चाहता है। गैलन एक तरह की इकाई होती है जिसमें हम पेट्रोल को नापते हैं। दिस मेड द स्टैंड ओनर एंग्री, और इससे स्टैंड ओनर जो है वो गुस्सा हो जाता है। हु टोल्ड द मोटरिस्ट दैट ही हैड नन टू सेल, कि वो फिर गुस्से में कहता है कार वाले को कुछ नहीं मिलता है, जाओ यहां से, हम कुछ नहीं बेचते। एंड ही कुड सी इट वॉज अ फार्म प्रोड्यूस स्टॉल, जबकि जो मोटरिस्ट है वो आसानी से देख सकता है कि भैया ये एक ऐसा स्टॉल है जहां पर खेतों में उगाए जाने वाली वस्तुओं को, फार्म प्रोड्यूस का मतलब क्या है, जिन्हें फार्मर प्रोड्यूस करता है, ऐसी चीजें ही यहां पर बेची जाती हैं। द पोएट ऑब्जर्व्स, यहां पर जो कवि है वह ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, दैट द कैश फ्लो इन रूरल एरियाज द प्रॉफिट अर्न हियर कुड नेवर लिफ्ट द डेस्पेंडेंसी फ्रॉम दीज पीपल्स लाइव्स, कि भाई जितना पैसा, जितना कैश फ्लो, जितना पैसा यहां आता है रूरल इलाकों में, और जो प्रॉफिट है जो वो अर्न करते हैं ग्रामीण लोग यहां पर, उससे वो कभी भी जो डेस्पोंडेंसी, निराशा वाली जो जीवन उनका चल रहा है, उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, या लोगों के जीवन से वो निराशा कभी बाहर हो ही नहीं पाएगी। दिस वॉज वॉट द वॉइस ऑफ दिस डिप्रिवाइड लैंड सीम्ड टू कंप्लेंट अबाउट, और ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये जो वंचित वर्ग के या वंचित लैंड के जो लोग हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसी जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं, जहां पर सभी लोगों को अपनी आवश्यकताओं
की पूर्ति भी नहीं हो पा रही, ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वही लोग इस बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं और यही कंप्लेंट वहां के लोगों की है। लास्ट में अपने खुद के दुख या दर्द के बारे में कवि हमें बताते हैं। These lines are extracted from the roadside stand. रोडसाइड स्टैंड से ली गई है। इसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। The poet is extremely anguished. Anguished का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना। यहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है at the villagers sufferings, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी पीड़ाओं पर, and hopes for their immediate and complete solution, और उम्मीद करता है कि उन्हें इमीडिएट यानी तत्काल और पूरी तरह से कोई निस्तारण दिया जा सके, उनकी समस्या का हल निकाला जा सके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। द पोएट सेज ही वुड बी ग्रेटली रिलीव्ड इफ दीज रूरल फॉक आर पुट आउट ऑफ देयर पेन इन वन स्विफ्ट एफर्ट। कवि यहां कहता है कि वह बहुत ज्यादा रिलीव्ड यानी कि राहत महसूस करेगा अगर ये जो ग्रामीण लोग हैं इनको एक ही बार में, एक ही स्विफ्ट एफर्ट में, तेजी से और एक ही प्रयास में इन्हें इनके दर्द से, दुख से बाहर निकाला जा सके। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रियलाइजेस द फॉली ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन, कि ये कितनी खोखली एक्सपेक्टेशन है, ये जो अनुमान वो कर रहा है वो बिल्कुल फर्जी है। बिकॉज ही रियलाइजेस दिस वॉज नेवर गोइंग टू बी हैपन, कि वह महसूस कर पाता है कि ये कभी भी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ द इनडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इनडिफरेंस यानी कि गवर्नमेंट तो बदल जाती है लेकिन गवर्नमेंट बदलने से इन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन लोगों की लाइफ तो वैसे ही चलती रहती है। भाई सरकार आती है, आकर के कहती है कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, कोई भी सरकार हो, XYZ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नेंस की भी आप बात कर सकते हैं इसमें। तो सभी जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम आएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन अभी तक भी गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रयासों में, कहीं ना कहीं एफर्ट्स में, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है या प्लानिंग का एग्जीक्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमेशा रह ही जाती है, जिसकी वजह से आज तक कहीं भी इस चीज़ को हमने संभव होते हुए अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। हाँ, कुछ जगह पे कमी आई है, कुछ जगह पर पहले कमी आई थी, तो डेफिनेटली अलग अलग गवर्नमेंट जो है उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ रहती हैं ताकि गरीब लोगों को सपोर्ट किया जा सके, विलेजर्स को सपोर्ट किया जा सके। उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो काम कर भी रही हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया? तो आप में से जो बच्चे, जो स्टूडेंट जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि क्या वास्तविकता में उन योजनाओं का कोई लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, या वास्तविकता में लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ ही विशेस, अब वह इच्छा करता है, समवन वुड कम टू हिम एंड पुट हिम मर्सीफुली आउट ऑफ हिज ओन एंग्विश एट दीज पीपल स्प्लिट। तो यहां पर ये जो लोगों का जो जीवन देख रहा है और लोगों के जीवन के दृश्य को देख करके जो उसका खुद का गुस्सा जो है, कोई आएगा और मर्सीफुली, दया दिखाते हुए उसे उसके उस गुस्से से बाहर निकाल देगा। यानी कि जो इच्छा उसकी है और इच्छा होने के कारण जो दर्द, दुख, पीड़ा या तकलीफ वह महसूस कर रहा है, कोई आएगा और उसे उसके उस दुख से बाहर निकाल देगा एक ही बार में। तो ऐसी वो इच्छा करता है। तो गाइज, ये हमारी पोइट्री थी। और आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका हो सकता है जो शॉर्ट में हो और जल्द से जल्द ये जो विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड चलाते हैं, उनके जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप अपनी तरफ से एक जो भारत की आगामी पीढ़ी है, आप लोग क्या सलाह देंगे, आप लोग क्या राय देंगे? तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।